नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम उस घटना का एक विश्लेषण कर रहे हैं जिस घटना को आप बीते 2-4 दिन से देख रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को बहुत-बहुत आभार, आपने उस आवाज़ को उठाया जिस आवाज़ को 3 मासूम आपका इंतज़ार कर रहे थे। नोखा की ये घटना जहाँ पर 3 मासूम ज़िंदगियाँ हैं, वो एक गवर्नमेंट स्कूल के एक बने हुए टांके के ऊपर खेल रही थी। अचानक से उसकी छत जर्जर होने के कारण वो गिरती है और वो तीनों अपनी ज़िंदगियों को खो देती है। क्या था पूरा वाक़या, क्या थी पूरी सच्ची घटना, ये आप सब जानते हैं। लेकिन अब हम उन 3 बच्चियों के न्याय की जो श्रृंखला है, वो श्रृंखला नोखा के उस केडली गाँव से निकलती है और पहुँचती-पहुँचती बीकानेर कलेक्ट्रेट तक पहुँचती है। यहाँ तक कई राजनेताओं का दौर लगा रहा, इसमें कई वायरल पोस्टें हैं। वो हुई, किसी को हत्यारा बताया गया, तो किसी को ये बताया गया कि कानून है जो अपना काम नहीं कर रहा है। पूर्व पदाधिकारियों पर भी कई आरोप लगाए गए। हालांकि हम इस विषय में कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं, हम तथ्यात्मक बातें करना चाहते हैं आज। इसलिए सबसे पहले आप हनुमान बेनीवाल पर नजर डालेंगे। हनुमान बेनीवाल रालोपा सुप्रीमो अपनी उड़ान भर के बीकानेर की धरती पे आते हैं 3 बच्चों के लिए, जो बच्चे आज इस दुनिया में नहीं हैं। 3 बच्चे अपनी जिंदगियां खो चुके हैं। कितनी सूत्री मांग थी, आपको मुख्य पहले उन मांगों से अवगत करवा देते हैं। संविदा पर नौकरी की बात हुई, वो मान ली गई। इसके बाद में परिजनों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा हुई, वो मान ली गई। इसके बाद में मंडी से 10 लाख रुपए देने की एक बात हुई, वो भी मान ली गई। इसके बाद में 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के उन 3 बच्चियों के नाम पुस्तकालय बनेंगे, लाइब्रेरी बनेगी, जहां पर उन बच्चियों की याद में वो हमेशा साज सज्जा के साथ दिखाई देगी। ऐसा भी सुनने में आया और वो कंप्लीट भी हो चुका है। वो भी वहां पुस्तकालय है जो पुस्तकालय बनेगा। यहां 3 बच्चियों की जिंदगी की बात है। रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को नोखा की धरती पर आना पड़ा। बीते रात करीब 12 और 1 बजे का वो समय था कि प्रशासन ने अपनी सारी मांगे हैं वो सामने रखी और सारी मांगों पर है जो सहमति बनाई। इसमें आपको क्या लगता है, कितनी बातें यहाँ पे सत्यता नजर आती है कि क्या भला किसी व्यक्ति को इतना संघर्ष करना पड़ता है कि वो आ जाते हैं। निलंबित की बात हुई तो बीडीओ और जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थे वो सस्पेंड भी हुए हैं, उनको निलंबित भी किया गया है। कार्रवाई के नाम पर ये संतुष्टजनक कार्रवाई है, ये अच्छी कार्रवाई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पूर्व सरपंच पर काफी टिप्पणी कर रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल के सपोर्टर थे, उस धरने के अंदर मौजूद थे, इसलिए उनको बचाए जाने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये समझिए कि हनुमान बेनीवाल अगर बचाते तो फिर इतनी दूर से वो क्यों आते। अब सपोर्टर है या नहीं है, लेकिन अगर वो सपोर्टर होते या उन्होंने कोई गुनाह किया है तो वो उस धरने में शामिल क्यों होते। यहां पर कई ऐसी चीजें हैं जो नोट करने वाली चीजें हैं। अब ये पीडब्ल्यूडी का काम था या पंचायती राज का काम था, ये पोस्ट बनाने वाले ने सोचा या नहीं सोचा। क्या इसकी डेफिनेशन पे आप गए हैं? क्या आपने डेफिनेशन गूगल करके चेक किया है कि पीडब्ल्यूडी का काम था या फिर पंचायती राज का काम था? आप किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इसे उछाल सकते हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि हनुमान बेनीवाल के साथ एक मुख्य और चेहरा था जो लगातार उस आवाज को बुलंद किए हुए था। उस आवाज का नाम था मगनाराम केडली। मगनाराम केडली लगातार 0 डे से लेकर के उस डे तक मौजूद था। तो ऐसे में आप तो ये भी कहेंगे कि अपने नाम के आगे केडली लगाते हैं, इसलिए मगनाराम केडली ने उस केडली का बचाव किया है। हालांकि कितनी सत्यता बात है कि आप पहले ये चेक करें कि पीडब्ल्यूडी का काम था या किसका काम था। आप ये कह रहे हैं जातिवाद पे लेके आते हैं कि जातिवाद हो रहा है इस मुद्दे में, लेकिन आपको क्या ये नहीं दिखाई देता कि उस स्कूल के अंदर 3 बच्चियां हैं, जो 3 बच्चियां एक डिग्गी में गिर जाती है और वो जिंदगियां खो देती है। इसके बाद में जो फैसला आया वो फैसला काफी सम्मानजनक, संतुष्टजनक जवाब था। जैसे ये घटना होती है, पोस्टमार्टम के लिए परिजन है जो बाहर बैठते हैं, धरना देते हैं। एक अदनबा सा आदमी आता है, गेट खोलता है, कार्यालय का गेट खोल के बड़े महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट निकाले जाते हैं और बड़े आसानी से उसे बाहर ले जाया जाता है। जब वो व्यक्ति वहां थे तो वो व्यक्ति पूछने की हिमाकत नहीं कर सकते कि आप कौन हैं, आप कार्यालय में कैसे घुसे, आपने वो डॉक्यूमेंट थे वो लीगल तरीके से कैसे नहीं चुराए, आपने अनलीगल तरीके से उसको चुराए हैं। आप चुरा सकते थे, आप बात कर सकते थे, आप आते हैं और डॉक्यूमेंट चुरा के ले जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि
आप एक गवर्नमेंट स्कूल में एक सर्वेंट है, एक कर्मचारी हैं। कर्मचारी की अगर तनख्वाह की बात करें तो करीबन करीबन 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की बीच की होती है। अगर हम उस टांके की डिग्गी की छत की बात करें तो वो छत मात्र 10,000 रुपए में तैयार हो सकती थी। अब उसमें आप कमियां निकाल रहे हैं कि आप यहाँ पे रेत का निर्माण किया गया है। कितना जायज है, कितना गलत है, ये आप खुद सोचिए। हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। ये घोषणाएं हुई है, हमारी जितनी भी सूत्री मांगे थी ये मान ली गई है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो 3 बच्चियां, उन्हें खेलने का अधिकार नहीं था? क्या उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था? क्या उन्हें सांस लेने का अधिकार नहीं था? क्या उनके कोई सपने नहीं थे? अगर आपका और हमारा भी ये दायित्व बनता है कि अगर हम अपने बच्चों को, या न भी तो हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो अगर उसका कोई सेक्टर जर्जर है तो हम वहां पर आवाज उठा सकते हैं। आज आप आवाज उठा रहे हैं, आज आप धरना दे रहे हैं, आज आप कलेक्टर तक पहुंचे हैं। पहले कहां थे? अभी भी सीख लीजिए। जितने भी आंदोलनकारी हैं, मैं ये नहीं कहता कि आंदोलनकारी ने कुछ गलत किया, वेल डन, बहुत अच्छा किया, लेकिन आंदोलन देने की नौबत नहीं आएगी अगर आप अभी से विजिट करना शुरू कर दें, समय रहते हुए विजिट कर दें। फिर इसमें तो लोग आपको ये भी कहेंगे कि मिर्च मसाला मिलता नहीं, कोई तो जिंदगियां जा रही है और आपको आंदोलन करने की पड़ी है। तथ्यात्मक बातों के साथ तथ्यों की बात तो यही है। बहरहाल पीड़ित परिवार को न्याय है जो मिल चुका है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद।